हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि होगा अंकित भाटी रोजगार विद अंकित भाटी बुक के 15 प्रैक्टिस सेट जो है निकाली गई बुक, उससे संबंधित क्वेश्चन से संबंधित बात करेंगे। ठीक है, इसमें जीके के क्वेश्चन का पोर्शन का हम बात करेंगे। और इसके पहले अगर हम बात करें तो देखिए, पेपर का जो है पेट 2021 का जो है एडमिट कार्ड आ चुका है। तो आप लोग जाके एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, 16-17 अक्टूबर को पेपर होने वाला है। तो एडमिट कार्ड अभी से जारी कर दिया गया है। तो आप लोग जाके अपना अपना एग्जाम सेंटर देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर पढ़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अब कंफर्म हो गया है, पेपर 16-17 अक्टूबर को ही होने वाला है। तो आपके पास मौका है सिर्फ 15 दिन का। तो इसमें आप 15 दिन में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिसर लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और रिवीजन करें, खासकर रिवीजन पे ध्यान देना होगा। ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उस पर रिवीजन करना होगा, प्रैक्टिसर ज़्यादा से ज़्यादा लगाना होगा। रिवीजन अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो मैंने जो है कुछ टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट उसका कराया हुआ है फैक्ट, जो कि 10 से 15 मिनट के वीडियो में जो है पूरा कंप्लीट है। जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, इस्लाम धर्म, इसके बाद गुप्त वंश, फिर मौर्य वंश, ठीक है, राजपूत काल, ये सब इस तरीके से करके एक एक टॉपिक सिलेबस के अनुसार कंप्लीट कराया। तो आप लोग उसको भी जाइए, चले प्लेलिस्ट उसका बना दिया है, तो आप लोग जाए चैनल पेज पर उसको भी देख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए इसमें विशेष सूची की बात करें, इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हैं। इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और इसको हम 2-4 दिनों में इसको हम समाप्त करेंगे। ठीक है, टोटल प्रैक्टिस सेट 13 हैं। 2 लास्ट में जो है ये क्या है, पेट 2021 का पेपर सॉल्व पेपर दिया गया है, तो उसको भी देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊँचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है, ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा राजगीर, सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो कि राजगीर कहाँ पर है, ये बिहार में है। ठीक है, कहाँ पर है, बिहार में। और इस विश्व शांति स्तूप का निर्माण कब हुआ, तो ये जो है निर्माण 400 मीटर ऊंची रत्नागिरी की पहाड़ी पर 1978 में जो है गौतम बुद्ध की 2006वीं यानी कि 2600 जयंती की अवसर पर किया गया था। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी, ये बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, सॉरी बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस सभ्यता का भौतिक भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा यानी कि कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, तथा पश्चिम में सुतकांगेडोर से लेकर पूर्व में आलमगीर यानी कि मेरठ तक फैला था। ठीक है, यह सभ्यता उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर तक तथा पूर्व से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला था। अगला प्रश्न देखते हैं, आर शब्द इंगित करता है, आर शब्द क्या इंगित करता है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आर शब्द जो है श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, श्रेष्ठ वंश। ठीक है, श्रेष्ठ मीन्स आर शब्द का अर्थ है, इस तरीके से आप जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह कौन है, तो प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह कौन है, ये बताना है। तो प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित एक जैन तीर्थ स्थल है। तो राइट आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा, जैन। ठीक है, बिंबिसार के समय मगध राज की राजधानी क्या थी, तो बिंबिसार के समय राजधानी जो थी उसका नाम था राजगृह। क्या नाम था, राजगृह। ठीक है, ये बिंबिसार के समय राजधानी हुआ करती थी। अगर हम बात करेंगे अजातशत्रु के समय राजधानी तो राजगृह ही थी। अगर हम बात करेंगे उदयन शासक जो था उसके समय राजधानी क्या थी मगध की, तो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, शिशुनाग के समय जो है मगध की राजधानी क्या हुआ करती थी, वैशाली हुआ करती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो उस संगठन कौन सा था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती भी माना जाता है। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था इसको क्या कहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती भी माना जाता है। और ये जो है 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसका विलय हो गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस इसके मुख्य आयोजक थे। इसका पहला सत्र कोलकाता के अल्बर्ट हॉल में 28 से 30 दिसंबर 1883 के मध्य आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है,
तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसको जानते हैं? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं। तो राइट आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन्हें वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक में जो कहा था भारतीय अशांति का जनक। ठीक है, इन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन्होंने गीता रहस्य और वेदों में आर्कटिक होम नामक एक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने केसरी अखबार मराठी भाषा में और मराठा अखबार अंग्रेजी भाषा में शुरुआत किया था। अगला प्रश्न, सन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया गया था वो थे अंबिका चरण मजूमदार यानी कि AC मजूमदार ने किया था। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी पार्ट हो जाएगा राइट आंसर, AC मजूमदार। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो कौन थे वो? तो वो थे हकीम अजमल खां। राइट आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा, हकीम अजमल खां। ठीक है, इन्होंने क्या था? हाजिक उल मुल्क की पदवी खिलाफत आंदोलन के दौरान त्याग दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, तो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में जो है ये पारित किया गया था। ठीक है, कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो कांग्रेस का प्रस्ताव पारित हुआ और इसमें अगर देखें तो 1 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की घोषणा जो है पूर्व में इलाहाबाद जिसको कहते हैं प्रयागराज तिलक दिवस मनाया गया और 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टंग मैदान अगस्त क्रांति मैदान जिसे कहते हैं यहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वीडियो के एंड तक बने रहिएगा तभी इसका फायदा जो एग्जाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा। निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट है? ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर इसमें देखें दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर, इसमें से कौन सा शहर जो है वो कर्क रेखा के सबसे निकट है? तो दिल्ली, जोधपुर, कोलकाता और नागपुर में कर्क रेखा के सबसे निकट जो है वो है कोलकाता शहर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा कोलकाता। कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों में अगर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा से होकर गुजरती है। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला जो है कर्क रेखा के सबसे निकट भारतीय शहर है। लेकिन अगर इसमें त्रिपुरा नहीं, अगरतला नहीं दिया गया है तो कोलकाता सबसे निकट हो जाएगा इन सब के बीच। भारतीय मानक समय यानी कि IST के एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर कितना पाया जाता है? तो अगर हम इसमें देखेंगे तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, 5.5 घंटा। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है उससे जो है उस समय को क्या भारतीय मानक समय भी कहा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें प्राचीनतम श्रेणी क्या है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई जिसमें बृहत हिमालय सबसे प्राचीन व सर्वाधिक सतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस श्रृंखला है। तो राइट आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा, बृहत हिमालय श्रेणी। ठीक है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है और उसको चिन्हित करना कि कौन सा है जो गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम कहाँ पर है? मैदान में। तो वो है गोमती नदी। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है। यह नदी जो है फुलहार झील से होकर निकलती है, फुलहार झील से निकलती है और पीलीभीत जिला में ये पड़ता है और ये गाजीपुर से पूर्व गंगा में मिल जाती है। ठीक है, अगर देखा जाएगा तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और इसके अलावा जौनपुर, सुल्तानपुर भी इसी के किनारे जो है बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सी राइन नदी के किनारे अवस्थित है? राइन नदी के पूर्व में अगर देखा जाएगा तो जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिम में देखा जाए तो फ्रांस का वास्जेस पर्वत अवस्थित है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए ब्लैक फॉरेस्ट दिया गया है तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, ब्लैक फॉरेस्ट। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य अथवा समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं जो है विद्यमान रहती है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखेंगे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा देश का है? तो वो अपना भारत का है। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अगर इसमें राइट आंसर की बात करें तो बी पार्ट हो जाए, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व रहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, तो इसमें आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में औद्योगिक पिछड़ापन, सीमित पूंजी, पुरानी उत्पादन तकनीकी तथा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता आदि के कारण होती है और ये एक दीर्घकालीन जो है क्या होता है? समस्या होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी पार्ट इसमें दिया गया है, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता दिया गया है कारण, तो यही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया था?
तो भारत में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था राष्ट्रीय आय का आकलन। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का आकलन किसके किया था? दादा भाई नौरोजी। इन्हें जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। वो अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है तो कीमतें क्या होती है? सतत रूप से बढ़ती हैं और मुद्रा का मूल्य गिरने लगता है और इसे कहा जाता है मुद्रास्फीति। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। आंसर ए पार्ट हो जाएगा मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है इनमें से? तो तृतीयक क्रियाकलाप की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसमें अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा विपणन। विपणन क्या है? ये तृतीयक क्रियाकलाप है। अगर इसमें देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं तो देखिए कृषि आती है प्राथमिक क्षेत्र में और वानिकी भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन ये सब क्या आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण आता है। ठीक है, विनिर्माण है गैस, जल तथा विद्युत आपूर्ति, ये सब द्वितीय। टर्सरी में देखेंगे, थर्ड में देखेंगे, तृतीय में देखेंगे तो व्यापार, होटल तथा रेस्तरां, परिवहन, संचार तथा विपणन और बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट, ये सब क्या है? ये थर्ड में आते हैं। चतुर्थ में अगर हम देखें तो सूचनाओं का संग्रहण करना, सूचना का अध्ययन एवं विश्लेषण करना। पंचक क्षेत्र में देखें तो शोधकर्ता और वैज्ञानिक कानूनी सलाहकार जो होते हैं पंचक क्षेत्र में आते हैं। तो आपका विपणन जो है ये तृतीय में आता है। ठीक है, बाकी विनिर्माण सेकंड में आता है और वानिकी और कृषि फर्स्ट में आता है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? देखिए भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार अगर हम देखेंगे तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, अब कब भारत का संविधान कब हुआ? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था और इसके बाद इसमें देखा जाए संविधान के निर्माण में कितने महीने का लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? भारत का संविधान पूछा गया पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ तो ये बताना है। तो इसका अगर हम आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी पार्ट होगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा दर्शन नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है प्रत्येक नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है और इसके अंतर्गत समता के 3 आयाम हैं, नागरिक, राजनीति और आर्थिक शामिल हैं। ठीक है, संविधान के दर्शन में समाजवादी तथा लोक कल्याणवादी राज्य की स्थापना को लेकर मुख्य रूप से प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निदेशक तत्व में जो है चर्चा किया गया है और भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। ठीक है, तो साम्यवादी समाज है तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट ही हो जाएगा, ये शामिल नहीं है। राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? डी पार्ट। भारतीय संविधान में साम्यवादी नहीं है, बाकी कल्याणकारी, समाजवादी, राजनीतिक समानता सारे चीज़ों की चर्चा की गई है। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबद्ध है या किससे संबंधित है? भारत के संविधान का भाग 3, तो भाग जो 3 है यानी भाग 3 है भारत के संविधान में, वो इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसमें मेंशन किया है और ये एक मूल अधिकार है। ठीक है, ये मूल अधिकार का अनुच्छेद है तो इसमें मूल अधिकार दिया गया है, तो राइट आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा, मूल अधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए कम से कम उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए कम से कम कितना हो जाए? 25 वर्ष होना चाहिए। राइट आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा के सदस्य के लिए कम से कम 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक पूछा गया इनमें से, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है इनमें से? देखा जाएगा तो वाट हो जाएगा। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? फ्यूज जो होता है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होता है और इसमें विद्युत लेपन विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के सिद्धांत पर ही आधारित है। अगर इसमें आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें सी पार्ट, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव होता है। ठीक है, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है? हाइड्रोजन को अगर हम जलाते हैं तो पानी बनता है, H2O बनता है। ठीक है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? रासायनिक दृष्टि से सिंदूर बताना है तो अगर हम देखेंगे इसमें तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम नाम बताना है तो सिंदूर की बात करेंगे तो उसको कहते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं। राइट आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा और इसका HgS इसका फार्मूला होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं सोडियम चूना पत्थर कहा जाता है, साधारण नाम, रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो एक होता है पोटेशियम नाइट्रेट की बात इसको साल्ट पीटर कहते हैं साधारण नेम में। साधारण नमक की बात करेंगे तो सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहते हैं। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली इनमें से? स्टारफिश, जेलीफिश, डॉगफिश, समुद्री घोड़ा। तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो समुद्री घोड़ा जो दिया गया है ये एक तरह से मछली है और बाकी सारी मछली में नहीं आता। ठीक है, अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है।
सम्मुख का विलोम क्या है, ठीक है। सम्मुख का विलोम पूछा गया तो सम्मुख का विलोम क्या हो जाएगा, सम्मुख का विलोम अगर हम बात करते हैं तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका विमुख। क्या हो जाएगा, विमुख, ठीक है। विमुख जो होता है वो सम्मुख का विलोम होता है। अगले क्वेश्चन में नम का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। नम के पर्यायवाची की बात करेंगे तो इसमें देखिए गीला, तर, भीगा, आर्द्र, ये सारे क्या हैं, ये नम के पर्यायवाची हैं। और आर्द्रा जो दिए गए ये गलत है, तो यही नहीं होगा, ठीक है। ऋजु का विलोम क्या होता है, ऋजु का विलोम होता है ऋजु का विलोम क्या होता है, वक्र, ठीक है। ऋजु का विलोम क्या होता है, वक्र। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, ये बताना है, ठीक है। तो इसके अगर हम सही अर्थ की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा सदा एक ही दशा में रहना, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें एक ही दशा में होना, आपका आंसर इसमें ए पार्ट डी पार्ट हो जाएगा। शुद्ध शब्द इसमें से छाड़ना है, कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, तो अगर हम इसमें देखें तो अभ्यस्त, ठीक है। अभ्यस्त यानी कि जो सी पार्ट में लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ है, आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। अब 41 से लेकर 43 तक क्वेश्चन जो है उसको हमें पैसेज दिया गया है, पैसेज को पढ़ के जो उसका हमें आंसर देना है, ठीक है। तो पैसेज आप लोग पढ़िएगा, हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 41 क्वेश्चन है, मॉडर्न मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन डैश स्ट्रीट थिएटर। इसमें भरना है कि क्या भर दें पूर्ण रूप से बन जाए, तो अगर पैसेज के अनुसार अगर हम देखते हैं तो मॉडर्न मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन डज नॉट अफेक्ट स्ट्रीट थिएटर, ठीक है। तो राइट आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। इन द ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर डैश टू विलेज आर स्मॉल लोकलिटीज ऑफ द सिटीज में भरना है कि क्या भर दें तो ये पूर्ण रूप से हो जाए। पैसेज के अनुसार देखेंगे तो इन द ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर वाज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड इसमें भर देंगे इस पैसेज के अनुसार, तो ये कंप्लीट जो है वाक्य बन जाएगा। स्ट्रीट थिएटर यूजुअली डैश विद इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। इसमें अगर देखा जाएगा तो स्ट्रीट थिएटर यूजुअली डील्स विथ इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे डील्स भर दिया जाएगा इस पैसेज के अनुसार। अगले प्रश्न में है गिव द सिनोनिम्स ऑफ फॉलोइंग, यानी कि हमें इसका बताना है सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची, ठीक है। रिजिम का पर्यायवाची की बात करेंगे तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रूल, गवर्नमेंट, अथॉरिटी, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, रूल दिया गया है तो रूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गिव द एंटोनिम्स, ठीक है, ये गलत लिखा। एंटोनिम की बात करेंगे तो इसमें होप का एंटोनिम बताना है विलोम शब्द। तो एंटोनिम आप होप की बात करेंगे तो होप का विलोम होता है डाउट, या फिर होप का विलोम होता है डिस्पेयर, ठीक है। तो इसमें डाउट दिया गया है, सी पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। लंबाई जो है मीटर से संबंधित, तो विद्युत शक्ति का जो है किससे संबंधित होगा, तो एक तरीके से मात्रक दिया गया है तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, राइट आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। उस शब्द का चयन किए जो समूह से बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता इनमें, तो गाय, भैंस, कुत्ता 4 पैर वाले जीव हैं, जबकि मुर्गी क्या है 2 पैर वाला, तो डी पार्ट हो जाएगा आपका इसमें राइट आंसर मुर्गी, ठीक है। अगला प्रश्न, प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है। प्लांट बेस्ड जो मीट कंपनी है गुड डॉट जिसका नाम है, वो अपना ब्रांड एम्बेसडर जो नीरज चोपड़ा को चुना है, ठीक है। नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। जेल में बंद कैदियों के लिए जीवाला नामक ऋण योजना किस राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया है, तो महाराष्ट्र के जेल विभाग द्वारा ये शुरुआत किया गया है जीवाला नामक ऋण योजना। मुख्य रूप से उन कैदियों के लिए जो है शुरुआत किया गया जो 3 साल से अधिक जेल की सजा काट रहे हैं, तो आंसर आपका इसमें राइट हो जाएगा महाराष्ट्र। मधुक्रांत नामक पोर्टल किस राज्य मंत्रालय की पहल है। मधुक्रांत नामक पोर्टल जो है राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के अंतर्गत मधुमक्खी बोर्ड और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक पहल है, तो आंसर आपका इसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है। भारत के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अगर इसमें देखा जाएगा तो 1 फरवरी 2022 से सोनाली सिंह जो हैं वो भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA के पद पर नियुक्त किया गया है, तो सोनाली सिंह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके पूर्व उन्होंने सतर्कता आयोग में जो है अतिरिक्त सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं इन्होंने, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया, तो चीन के शहर शंघाई ने जो है दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क का शहर के रूप में अपनी रैंक बरकरार करते हुए 2 नई मेट्रो लाइन खोली है, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट चीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की महिला जज बनी है, तो वो बनी है पाकिस्तान की, आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में दया प्रकाश सिन्हा को किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया,
तो दया प्रकाश सिन्हा की बात करेंगे तो इन्हें जो है हिंदी भाषा के लिए प्रदान किया गया है, तो राइट आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा, हिंदी भाषा। ठीक है, और इन्हें इनके नाटक जो है सम्राट अशोक के लिए ये प्रदान किया गया है। ठीक है, सम्राट अशोक के लिए, इनका नाटक का नाम है सम्राट अशोक, उसके लिए जो इन्हें दिया गया है, तो राइट आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा। हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले किए गए दौरान विश्व के सबसे बड़े विमान को नष्ट कर दिया गया, उस विमान का जो है नाम क्या था ये बताना है। ठीक है, तो अगर इसमें देखें तो रूस यूक्रेन के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा विमान जो है रूसी सैनिकों ने क्यू के पास जो है एक हवाई क्षेत्र में नष्ट कर दिया, जिसका नाम था AN-225 मारिया। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा, मारिया। ठीक है, इसका यूक्रेनी में अर्थ होता है सपना, मारिया का। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं तो हाल ही में जारी विश्व स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो स्वास्थ्य सूचकांक में जो है देखा जाएगा तो केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, आंसर ये पार्ट हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा केरल। ठीक है, आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा केरल। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? तो ये लेखक इनके हैं नवदीप सिंह गिल, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, नवदीप सिंह गिल। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के टोटल 5 राज्य जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम शामिल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तेंगे किस देश की मुद्रा है? करेंसी बताना, तेंगे किस देश की करेंसी है? तो तेंगे की अगर हम बात करते हैं तो कजाकिस्तान की मुद्रा है, आंसर इसका राइट ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? अफगानी है। ठीक है, कजाकिस्तान की तेंगे है। इसके बाद अगर हम बांग्लादेश की पड़ोसी देश की देख लेते हैं तो बांग्लादेश की टका है, भूटान की नगोत्तरम है, चीन का जो है रेनमिनबी है, जापान की येन है, इसके बाद लाओस की लाओकिप है, मलेशिया का रिंगित है और मालदीव का रुपया है। ठीक है, देश में कुल राज्य केंद्र शासित प्रदेश की संख्या क्रमशः कितना कितना है? तो देश में कुल राज्य हैं टोटल 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या टोटल 8 है, तो आपका राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी है? तो सदस्यता प्राप्त के लिए न्यूनतम आयु सीमा है राज्यसभा में 30 वर्ष और लोकसभा में 25 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो हर साल 5 जून को मनाते हैं, तो राइट आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा, 5 जून। 2022 की थीम याद रखिएगा, ओनली वन अर्थ, इसका इस बार 2022 का थीम बना था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है फ्रांस के जो है लियोन शहर में है, तो आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा, कहाँ पर है? फ्रांस में। ठीक है, यहाँ पे क्या है? इंटरपोल का मुख्यालय है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ये पार्ट। ये जो है भारतवर्ष इसमें जो है 1949 में इंटरपोल का सदस्य बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट जो है ये कहाँ पर है? तो इसकी स्थापना सबसे देख लीजिए तो 1936 में हुआ और इसका स्थापना के समय इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। बाद में 1957 में इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया और यह स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यक्षगान लोक नृत्य के बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, प्रथम भारतीय जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था कौन है? तो उनका नाम बता, तो रेमन मैग्सेसे पाने वाले प्रथम भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे, आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से गलत सुमेलित इसमें चयन करना है। गृह मंत्री कौन थे पहले? ठीक है, तो और इसके बाद रेल मंत्री और शिक्षा मंत्री, इसके बाद एक और दिया गया होगा इसमें, इधर दिया गया है। ठीक है, रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री और एक है रक्षा मंत्री जगजीवन राम। ठीक है, ये दिया गया है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री जो बने थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, और इसके बाद रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे और इसमें रक्षा मंत्री दिया गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि यही गलत हो जाएगा और यही गलत सुमेलन था। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें तो सी पार्ट हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। ठीक है, शिक्षा मंत्री, तो इस तरीके से ये गलत हो जाएगा। जगजीवन राम जो श्रम मंत्री बनाए थे, राजकुमारी अमृता कौर जो थी वो स्वास्थ्य मंत्री थी, डॉक्टर जॉन मथाई ये क्या थे? रेल मंत्री थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें गद्यांश दिया, गद्यांश को पढ़ के मैं आंसर देना, तो गद्यांश पढ़िएगा। इसके आंसर की बात, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? तो उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे भीड़ में कवि, इसका सही शीर्षक बनता है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है?
भीड़ से मुक्ति का उपाय की बात कर रहा है, तो क्या है, भीड़ में अपनी शक्ल देखना भीड़ से मुक्ति का उपाय है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। भीड़ किनके लिए रुकावट होती है, तो उस गद्यांश के अनुसार देखा जाए तो भीड़ जो है मोटर में चलने वालों के लिए रुकावट होती है, तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है, तो अगर इसमें देखेंगे तो भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे लोगों को विरुद्ध किया जाता है, तो राइट आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है, तो भीड़ का इस्तेमाल अगर बात करेंगे तो सत्ताधारी लोगों के द्वारा जो है भीड़ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जनता जनार्दन उस टाइम नेता लोग, तो आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। अगला फिर 5 क्वेश्चन गद्यांश पर ही पढ़ के देना है, देखते हैं इसके क्वेश्चन को। इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है, तो अगर हम गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका मूल जो निकलेगा थीम या गद्यांश का सही शीर्षक, तो अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा निःशस्त्रीकरण और विश्व शांति, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निःशस्त्रीकरण और विश्व शांति के बारे में गद्यांश में कहा गया है। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसके द्वारा दिया गया था, यह किसने दिया था, जापान पर जो गिराया गया था अणुबम, उसने वहाँ पर जो है वहाँ से भयंकर विनाशकारी शस्त्रास्त्रों को जो है बनाने की प्रेरणा मिला था सभी को, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव किसे हुआ, तो कैसे हुआ, तो एटम बम की अपार क्या है शक्ति का प्रथम अनुभव जो हुआ था वो जापान में हुई भयंकर विनाश लीला के एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव हुआ था, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। ठीक, जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं, तो इसमें अगर देखा जाए तो पारस्परिक भय के कारण जो है बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी जो है बना रहे हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। आधुनिक युद्ध भयंकर एवं विनाशकारी होते हैं क्योंकि, तो आधुनिक युद्ध भयंकर और विनाशकारी होते हैं क्योंकि अधिकांश जनता और उनकी क्या होती है संपत्ति जो है नष्ट हो जाती है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति जो होती है नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आज का वीडियो जिसमें प्रैक्टिस सेट 1 को डिस्कस किया गया अंकित भाटी रोजगार विद अंकित भाटी के क्वेश्चन बुक का, पीली वाली जो बुक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन मैथ के रह गए और रीजनिंग के रह गए उसका मैं PDF दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जीके और हिंदी और GS और इंग्लिश का आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आज का वीडियो नहीं करते हैं, चैनल से बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।